क्लास 10th। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप एक कंट्री नहीं है, एक कॉन्टिनेंट है और कॉन्टिनेंट में कैसे नेशनलिज्म आ सकता है और कैसे वहाँ के लोगों में नेशनलिज्म की भावना आई और कैसे वहाँ के लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की भावना आई और पूरी कहानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक चलने वाली है। और उस पूरी कहानी में अलग अलग आइडियाज जैसे कंजर्वेटिज्म, लिबरलिज्म, रोमांटिसिज्म, नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म और रेवोल्यूशनरीज। और हम सीखेंगे कि कंट्रीज का यूनिफिकेशन कैसे हुआ, जैसे जर्मनी का, इटली का, ब्रिटेन का। तो हम इस वीडियो में पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। दिस इज विशेष दिवाकर, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर शुरू होता है हमारा एक पेंटिंग के साथ में। फ्रेडरिक सूरियो की ये जो पेंटिंग है 1848 में पब्लिक डोमेन में आती है द पैक्ट ऑफ नेशंस के नाम से, जिसमें फ्रेडरिक सूरियो अपना विजन दिखाते हैं अबाउट हिज आइडिया ऑफ द वर्ल्ड विच वाज मेड अप ऑफ द डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। इस पेंटिंग में फोरग्राउंड में आपको देखने को मिलता है कि राजा के क्राउन और किंगडम्स टूटे उडले हैं। इससे पता चलता है कि मोनार्की और एब्सोल्यूटिज्म है वो खत्म हो चुका है। और ये जो लोग लाइन बनाकर जा रहे हैं, ये किसी मेले में नहीं जा रहे हैं, वो लोग एक स्टैचू के आगे से निकलते हुए जा रहे हैं और स्टैचू के पास दो चीजें हैं, एक है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट और चार्टर ऑफ राइट्स। इस पेंटिंग के थ्रू ये बताया जा रहा है कि कैसे वर्ल्ड अब नेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है और वो लोग एक कॉमन टेरिटरी को अपनी आइडेंटिटी मान रहे हैं। कहानी शुरू होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ में। फ्रांस जो है वो मेन खरबूजा है और उस खरबूजे को रंग बदलता देखकर पूरा यूरोप रंग बदलेगा। अगर आप क्लास 9th का थोड़ा सा रिकॉल करें तो 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ चेंज इन पावर फ्रॉम मोनार्क टू पीपल, जिसमें मोनार्क से पीपल को पावर दी जाती है। और यही चीज हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे कि किस तरह से फ्रांस की पीपल में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस आई, क्या चीजें इंश्योर की गई थी। मल्टीपल आइडियाज के थ्रू ये इंश्योर किया गया था, जैसे द आइडिया ऑफ ला पैत्रे ले सिटियोन, फादरलैंड और सिटीजन्स का कॉन्सेप्ट लाए ताकि सभी लोग समान महसूस कर सकें। और झंडा जो था रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को उठाकर फेंक दिया गया, उसके जगह ट्राई कलर फ्रेंच फ्लैग को इंट्रोड्यूस किया। और यहाँ पर आप देखेंगे तो ओथ्स वर टेकन, मेट्रेट्स वर कॉमोरेटेड, हिम्स वर कंपोज्ड, क्योंकि जो पीपल है उनके अंदर वननेस की फीलिंग स्टिल रहे। और रिमूव्ड इंटरनल कस्टम ड्यूटीज, सभी के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए, यूनिफॉर्म वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम लाए। और जो पुरानी ईस्ट स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी उसको चेंज कर उन्होंने नेशनल असेंबली का नाम दे दिया। रीजनल डायलेक्ट्स जो चीचू पे 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 करते रहते दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बाम्बा बाम्बा, वहाँ पर फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया। ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशनर्स थे इन्होंने बोला मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ और ये मजा मैं पूरे यूरोप को देना चाहता हूँ। तो फ्रेंच आर्मी पूरे यूरोप में फैल गई, जगह जगह जैकोबिन क्लब्स स्टेब्लिश हो गए। 1790s का टाइम पीरियड था। फ्रेंच आर्मी जगह जगह जाकर वहाँ के मोनार्क को टॉपल करती और खुद को स्टेब्लिश करते जा रहे थे। और नेपोलियन बोनापार्ट जो है इस पूरी की पूरी वेव को सर्व कर रहा था, लीड कर रहा था। नेपोलियन ने काफी सारे चेंजेस किए जिसको हम नेपोलियनिक कोड या फिर सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोलते हैं। इस सिविल कोड में नेपोलियन ने काफी सारे चेंजेस किए, जैसे एबोलिश्ड फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, जैसे एक राजा है, जैसे राजा ने किसी को एक प्रॉपर्टी दे दी, उस प्रॉपर्टी पर वो जिसको दी है उसने किसी और से काम करवाया, तो इन सब में प्रॉफिट किसका होगा, राजा का और उसका जिसको राजा ने प्रॉपर्टी दी थी। और जो बेचारा मजदूर काम कर रहा है उसको सिर्फ थोड़ा ही प्रॉफिट मिल पा रहा है, ज्यादा नहीं। और इसी को हम फ्यूडल सिस्टम बोलते हैं। इसी को नेपोलियन ने एबोलिश कर दिया था। और दूसरी चीज, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्वडम। पीजेंट कौन है, पीजेंट वो हुआ जो मजदूर काम कर रहा था, सर्वडम वही हो गया जो मतलब राजा ने अपना एक प्रॉपर्टी ओनर रख दिया, उसने उससे काम करवाया मजदूर से। तो नेपोलियन ने जो पीजेंट्स है उनको इससे फ्री कर दिया। और क्या किया, इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव कर दिया, जिससे वहाँ के लोग खुश हो गए। और एबोलिश्ड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, जैसे एक राजा है उसका एक बेटा है, तो अगर राजा के बाद में उसका ही बेटा बनेगा, ये सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बने, और कोई अगर गरीब है तो वो हमेशा गरीब ही रहेगा। इसको भी जो हमारा नेपोलियन है उसने एबोलिश कर दिया था। और इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी सबके लिए समान हो गई है। और नेपोलियन ने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस भी हटा दिए कि अब लोग गिल्ड बना सकते हैं, जैसे कि
किसी को कोई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है तो पहले नहीं बना सकते थे गिल्ड बनाकर, अब गिल्ड बनाकर उसको स्क्वाड बनाकर एक ग्रुप बनाकर हम पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, कम्युनिटी बना सकते हैं। ये भी अच्छा किया, प्रॉपर मेजरिंग यूनिट ला दी। पर ये तो सारी अच्छी चीज़ें हुई हैं, उसने काफ़ी सारी बुरी चीज़ें भी की थी, जैसे कि इंट्रोड्यूस्ड सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होता है, जैसे अगर कोई मार्केट में कोई न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ छपने जा रही है तो उस न्यूज़ को पहले तुम राजा को दिखाओगे, अगर राजा बोलेगा कि ये मार्केट में जाएगी तभी वो मार्केट में जा सकती है, नहीं तो नहीं जाएगी। एक तरफ बोल रहा था कि हम इक्वलिटी लाएंगे, मोनार्की ख़त्म करेंगे, और दूसरी तरफ वो खुद को इस्टेब्लिश करता जा रहा था। और राइट टू वोट नॉट गिवन टू द वुमेन एंड प्रॉपर्टी राइट्स, वुमेन्स हैं जो बाकी उनको वोट करने के राइट नहीं दिए और वहाँ पे वो प्रॉपर्टी राइट्स नहीं दिए, और लोगों को ज़बरदस्ती वो आर्मी में शामिल करता था। और वहाँ पर नेपोलियन ने टैक्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिए थे। स्टार्टिंग में हमने देखा कि फ्रांस के जो लोग हैं वो नेपोलियन को काफ़ी अच्छा समझते थे, क्योंकि नेपोलियन ने काफ़ी सारे अच्छे काम भी किए थे। वो लोग सोचते थे नेपोलियन आएगा, लिबर्टी लाएगा, उसको हार्बिंगर ऑफ लिबर्टी की तरह देखने लगे थे। उन्होंने सोचा कि ये तो साक्षात भगवान उतर आए हैं ज़मीन पर। लेकिन बाद में लोगों को रियलाइज़ होता है कि उनकी लिबर्टी का क्या, क्योंकि वो जहाँ भी जा रहा था वहाँ के मोनार्क को हटाकर फ्रेंच आर्मीज को एस्टेब्लिश करते जा रहा था। फिर बाद में लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि ये जो मॉडर्न चेंजेस मिल रहे हैं ये हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम को खा जा रहे हैं। और पहले जो लोग नेपोलियन को सपोर्ट करते थे वही लोग बाद में नेपोलियन को अपोज करने लगे, और नेपोलियन की हार होती है 1815 में। कहानी को जरा 1815 पर ही रोकते हैं। अब आपको समझना होगा कि यूरोप में जब ये सब उथल पुथल हो रहा था तब यूरोप था कैसा। यूरोप सिर्फ एक जमीन का हिस्सा था, क्योंकि वहाँ कोई यूनिटी नहीं थी। फिर वहाँ नेशनलिज्म कैसे आया, क्योंकि यूरोप तो एक कंट्री भी नहीं है, वो तो एक कॉन्टिनेंट है। तब आपको समझना होगा कि उस समय पे यूरोप की सोसाइटी किस तरह से बटी हुई थी। अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग अलग अलग तरह से बसे हुए थे, और उसमें अलग अलग तरह के ग्रुप्स थे, जैसे एरिस्टोक्रेट्स, वो लोग जो अमीर थे, रूलिंग क्लास के थे, जिनके पास में बहुत पैसा था, बड़ी सारी जमीनें थी, प्रॉपर्टी थी, और आपस में ही एक दूसरे से शादी करते थे, अपनी क्लास मेंटेन करते थे। इतराने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे और बड़े महंगे से कपड़े पहनते थे। वहाँ पर एक मिडिल क्लास भी इमर्ज हो रही थी, जो कि आसमान से नहीं गिरी थी, जो कि इमर्ज हो रही थी ओवरसीज ट्रेड के कारण से। ट्रेड से उन्होंने पैसा कमाया, पैसा कमाकर शिक्षा ली, और शिक्षा लेकर उन्होंने देखा कि ये जो एरिस्टोक्रेट्स हैं किस बात का प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं। और कौन लोग थे जो मिडिल क्लास में आते थे? डॉक्टर, बिजनेसमैन, क्लर्क, लॉयर। तो इस क्वेश्चनिंग में एक आइडियोलॉजी ने उनकी काफ़ी मदद की, जिस आइडियोलॉजी का नाम है लिबरलिज्म। लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी काफ़ी सिंपल है, जो कि ड्राइव होती है एक लैटिन वर्ड लिबर से। लिबर मीन्स फ्री, फ्री फ्रॉम वॉट। तो वहाँ के जो बिलीवर्स थे ये चाहते थे कि फ्रीडम होनी चाहिए गवर्नमेंट चूज करने की, गवर्नमेंट बाय कंसेंट होना चाहिए। ये पॉलिटिकल लिबरलिज्म की भावना थी। लेकिन दोगलापन ये था कि सबको इक्वल वोटिंग राइट भी नहीं देना चाहते थे। खैर, इकोनॉमिक लिबरलिज्म के कंटेक्स्ट में एक लिबरल व्यक्ति ये सोचता है कि फ्रीडम फ्रॉम स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, कि सरकार किसी तरह का ट्रेड पर बंदिशी ना लगाए। क्यों? क्योंकि ट्रेड कर ही तो वो बड़े बने हैं। तो इसी के चलते अगर आप देखेंगे तो ज़ोल्वरीन वॉज द आउटकम ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म, एक कस्टम यूनियन जो कि प्रशिया के इनिशिएटिव में बनी थी, जिसमें सारे अंदर के टैक्स वगैरह रिड्यूस करके फ्री इकोनॉमिक ट्रेड की बात की जा रही थी। खैर, कहानी शुरू करते हैं। 1815 में नेपोलियन हार जाता है। फिर पावर में कौन आते हैं? नेपोलियन को हराने वाले कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स यानी वही रूलिंग क्लास के लोग जिन्हें नेपोलियन ने एक समय पर हरा दिया था, मगर अब नेपोलियन को उन लोगों ने हरा दिया। बस कैरेक्टर्स बदल गए लेकिन टीम्स वही थी। तो जब कंजर्वेटिव्स पावर में आते हैं, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, पर्व नेशंस, इन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया। फिर इन्होंने सोचा कि कोई और नेपोलियन पैदा ना हो जाए। इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए ट्रीटी ऑफ वियना साइन की जाती है। ये जो ट्रीटी ऑफ वियना थी कंजर्वेटिव्स के द्वारा स्टार्ट करी गई संधि थी, और इस ट्रीटी ऑफ वियना को ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक लीड कर रहे थे। और इस ट्रीटी ऑफ वियना का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जितने भी चेंजेस नेपोलियन ने किए हैं उन सबको अंडू किया जाए, फ्रांस के फर्दर एक्सपेंशन को रोका जाए, और बर्बन डायनेस्टी जिसे जबरदस्ती फ्रेंच रेवोल्यूशन में उठाकर पटक दिया गया था उसे भी रिस्टोर किया जाए। और ये बॉर्बन बिस्किट नहीं है, बॉर्बन डायनेस्टी है फ्रांस की। ये सारे चेंजेस ट्रीटी ऑफ वियना के थ्रू इंट्रोड्यूस किए गए थे। और कंजर्वेटिव सब पावर में
आए उन्होंने वही अपने स्ट्रिक्ट रूल, उन्होंने वही अपनी राजा वाली चलानी फिर से शुरू कर दी थी। लेकिन आजादी के परवाने कहाँ रुकते हैं, वो लोग कंटिन्यूसली कंजर्वेटिव्स को हटाने का प्रयास करते रहे। ऐसा ही एक ग्रुप था रेवोल्यूशनरीज का, क्रांतिकारियों का, जो चाहते थे कि रेवोल्यूशनरीज को पलट दिया जाए। उसी में एक प्रोमिनेंट नाम था गिसेप्पी मजीनी का, जिन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई यंग इटली मार्सेलिस में, यंग यूरोप बेर्न में, और एक सिंपल सा स्टेटमेंट देते थे कि द गॉड हैड इंटेंडेड टू बी नेशनल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। और जब ये गिसेप्पी मजीनी कंजर्वेटिव्स के सपने में आ जाते थे तो कंजर्वेटिव्स को नींद नहीं आती थी। इसलिए ड्यूक मैटन ने गिसेप्पी मजीनी को कहते हैं कि ही इज द मोस्ट डेंजरस पर्सन ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। खैर कहानी आगे बढ़ाते हैं। 1815 से लेकर 1830 तक कंजर्वेटिव्स का राज रहा। फिर 1830 से लेकर 1848 तक वहाँ पर रेवोल्यूशंस होते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, खरबूजे को देखकर पूरा यूरोप रंग बदलेगा, उसी को बुक की लैंग्वेज में कहा गया। व्हेन द फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। फिर वहाँ के जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने लुइस फिलिप को राजा बना दिया, मोनार्क बना दिया। ऐसा वैसा मोनार्क नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। वो तो फिर एक कुत्ते के गले में पट्टे के जैसा होना हो गया। जैसे ही फ्रांस में ये सारे चेंजेस होते हैं, बेल्जियम में भी अपराइजिंग हो जाती है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो जाती है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद में ग्रीस भी आपको एक नेशन स्टेट देखने को मिलता है। लॉर्ड बायरन का कंट्रीब्यूशन याद रखा जाएगा। अगर आगे हम बढ़ते हैं तो 1830 से लेकर 1848 तक की कहानी तो हम पढ़ेंगे, लेकिन बीच में एक आइडियोलॉजी आती है, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म की आइडियोलॉजी काफी सिंपल है, जो ये कहती है कि ना आप लड़ झगड़ के, ना मारपीट करके, ना साइंस से, रैशनल और रैशनैलिटी पर फोकस ना करते हुए आप फीलिंग्स पे, इमोशंस पे, इंट्यूशन से लोगों को एकजुट करना होगा। जहाँ पर फोक डांस, फोक सॉन्ग और कल्चर्स की मदद से लोगों को एकजुट किया जाए, वो था रोमांटिसिज्म। अगर आप रोमांटिसिज्म के कुछ एग्जाम्पल देखोगे तो एक पर्सन थे जोहान गॉटफ्रेड हर्डर, उन्होंने जर्मनी के लोगों को जर्मन कल्चर के थ्रू लोगों को एकजुट किया। अगर आप लैंग्वेज के हिसाब से देखोगे तो जब रशिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया था तो पोलैंड के लोगों ने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया अपने आप को एकजुट करने के लिए। डांस फॉर्म का तो कैरोल पुरुकुंस्की का नाम आता है, जिन्होंने कॉलोनीज और मजरूका जैसे डांस फॉर्म, म्यूजिक और ओपेरास के थ्रू लोगों को एकजुट किया। एंड दिस वाज द रोमांटिसिज्म। कहानी फिर से शुरू की जाए। 1830 में फ्रांस में चिंगारी लगी। द फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। वो चिंगारी पूरी यूरोप में फैलने लगी, जैसे कि जर्मनी, इटली। अभी तो ये इतना ही था, पिक्चर तो अभी बाकी थी। फ्रांस में 1848 आते आते फ्रांस में ये स्थिति हो गई थी कि हंगर बढ़ गया, हार्डशिप बढ़ गया और लोगों को काफी सारी परेशानियां भी थी। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही थी, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा था और फसलें भी खराब हो रही थी। तो लोगों ने सोचा कि इन सारे करतूतों का कारण है राजा की तरफ पूछ किया जाए। फिर सभी लोगों ने लुई फिलिप के महल की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन लोग वहां पर पहले पहुंचे, उससे पहले ही राजा वहां से भाग गया था। फ्रांस में अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी अब वो भी खत्म हो गई, फ्रांस रिपब्लिक बन गया। वहाँ पर लोगों को अब काम मिलेगा, राम राज्य बनेगा, इस तरह के कथन वहाँ पर शुरू हो गए। तो इसी तरह से प्रेरित होकर जो लिबरल मिडिल क्लास लोग थे जर्मनी में, उस समय जर्मनी तो था नहीं, प्रुशियन एम्पायर था, तो उन्होंने सोचा कि जब फ्रांस वाले कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग बदला। तो जर्मन पीपल्स ने ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाई। वो ये चाहते थे कि हमारे राजा के गले में भी घंटी बांध जाए, मतलब कि हमारे राजा को भी कॉन्स्टिट्यूशन से बांध के रखा जाए। और वो डिमांड लेकर पहुंच गए फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, सेंट पॉल चर्च में। तो वहाँ जो राजा थे 1848 में राजा के सामने जब कॉन्स्टिट्यूशन को प्रेजेंट किया गया, राजा ने उसकी फुटबॉल बना दी और फ्रेडरिक विलियम IV ने लिबरल मिडिल क्लास के द्वारा इस अटेम्प्ट को फेल कर दिया। अब यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि इस अटेम्प्ट को फेलियर की तरह ना देखा जाए, इसलिए इसने एक चिंगारी शुरू कर दी कि किस तरह यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का, इटली का और ब्रिटेन का। ये बताने से पहले मैं आपको एक टॉपिक बताना चाहता हूँ जो कि रह गया है, सिलिसिया एपिसोड। ये था कॉन्ट्रैक्टर और वीवर्स के बीच में एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने वीवर्स को काफी ज्यादा कम वेजेस देते हैं। इसलिए जो वीवर्स हैं वो लोग डिमांड रखते हैं ज्यादा वेजेस की, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो मना कर देता है। इसलिए वीवर्स दोपहर के 2 बजे 4 जून को कॉन्ट्रैक्टर के मेंशन पर हमला कर देते हैं, वहाँ की विंडो तोड़ देते हैं, पूरा घर तहस महस कर देते हैं। इसलिए वहाँ से वो कॉन्ट्रैक्टर भाग निकलता है और वो भाग कर जाता है एक विलेज में शेल्टर लेने के लिए, लेकिन वहाँ के विलेज वाले उसे शेल्टर नहीं देते हैं। फिर वो वापस आ जाता है आर्मीज को लेकर और 11 वीवर्स को मार देता है।
यही था सिलीसिया एपिसोड। अब हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। फ्रेडरिक विलियम फोर के जाने के बाद में ओटो वन बिस्मार्क को दी जाती है जर्मनी के यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी। और ओटो वन बिस्मार्क कौन है? वो है चीफ मिनिस्टर प्रशिया का, और उसने 7 सालों के अंदर 3 लड़ाइयाँ लड़ी, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस से, जिन तीनों ही लड़ाइयों में वो जीत जाता है। फिर जनवरी में केसर विलियम फर्स्ट को वहां का मोनार्क बना दिया जाता है, और 18 जनवरी 1871 में हमको जर्मनी भी नेशन स्टेट देखने को मिलता है। अब हम पढ़ेंगे इटली के यूनिफिकेशन को। उस समय पर इटली 7 स्टेट्स में डिवाइड था, जिसमें से सिर्फ सार्डिनिया पिडमोंट वाला एरिया ही इटालियन प्रिंसली हाउस को दिया गया, क्योंकि नॉर्थ इटली तो ले चुके थे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, और सेंट्रल इटली तो ले चुके थे पोप, और साउथ इटली तो ले चुके थे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। तो यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी तो पहले से ही शुरू हो गई थी। गिसिप्पी मैज़ेनी ने वहां पर सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं पड़ा। फिर जिम्मेदारी दी जाती है विक्टर इमैनुअल सेकंड को, जो कि वहां का राजा था। उसने कमांड दिया चीफ मिनिस्टर कैबोर को, और उसने फ्रांस के साथ मिलकर नॉर्थ के इटली में जो रह रहे थे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर, उनको हटा दिया। और गुसिप्पी गैरिबेल्डी ने वहां के पीजेंट्स के साथ मिलकर साउथ में जो रह रहे थे बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, उनको हराकर वहां से भगा दिया। और जो पोप अकेला बचा बीच में, उसने अपने आप ही सरेंडर कर दिया, क्योंकि वो ऊपर से भी फंस गया था, नीचे से भी फंस गया था। फिर 1861 में हमको इटली भी नेशन स्टेट देखने को मिलता है, और वहाँ के राजा को विक्टर इमैनुअल सेकंड को फिर से वहाँ का राजा बना दिया जाता है, उसको तिलक लगाकर। बधाई हो विक्टर इमैनुअल सेकंड को। और यहाँ पर हमारा इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है। और अगर हम ब्रिटेन के केस को देखें तो ये एक टाइप का स्ट्रेंज केस था, क्योंकि वहाँ पर बिना खून खराबे की यूनिफिकेशन हुआ। वहाँ पर इंग्लिश आइडेंटिटी के लोग डोमिनेट कर रहे थे। उन्होंने एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के थ्रू स्कॉटलैंड को जोड़ा। आयरलैंड के साथ थोड़ी सी बहस हुई, धड़प हुई, लेकिन आयरिश मैन को अपने साथ जोड़ते हुए ये जो डोमिनेशन देखने को मिलता है, इंग्लैंड बना और इंग्लिश का डोमिनेशन देखने को मिला। एट दी एंड अगर कहानी देखी जाए तो ये सारे देश आपस में लड़ रहे थे, आजाद हो रहे थे, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं तो नेशनलिज्म की भावना डेवलप हो रही थी। और इन सारे नेशनलिज्म को विजुअलाइज करने के लिए उन्होंने एलिग्रीज का इस्तेमाल किया। और एलिग्रीज क्या होती है? एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट, एक ऐसा फीमेल स्ट्रक्चर जो कि रियल लाइफ में तो एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे इंडिया का एग्जांपल लो, भारत माता। भारत माता से हमें अपना नेशन, अपना स्टेट, अपना पूरा इंडिया याद आने लगता है, लेकिन भारत माता कोई एक पर्सन नहीं है ना, बस हमारे मन का एक विजुअलाइजेशन है कि भारत माता ये हमारा देश है। इसी तरह से बाकी सारी स्टेटों ने भी अपनी अपनी एलिग्रीज बनाई। जर्मनी ने बनाई जर्मेनिया, फ्रांस ने बनाई मैरियने। और लिबर्टी को किस तरह से देखा जाने लगा? ब्रोकन चेन होगा, एक रेड कैप होगी। और जस्टिस को किस तरह से देखा जाने लगा? एक ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन होगी जिसकी आंखों पर कपड़ा बंधा होगा। हमारा लास्ट टॉपिक इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म। सबको अपने अपने देशों से प्यार है, वो नेशनलिज्म हो गया। और जब हम अपने देश के अलावा दूसरे देशों पर कब्जा करते हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, उसको हम इंपीरियलिज्म बोलते हैं। एक टाइप से कब्जा जमाना हो गया ना वो तो दूसरे स्टेट पर और देश पर। यूरोप में ऑटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में छोटे छोटे नेशन स्टेट्स इमर्ज होते हैं बाल्कन रीजन में, और वो आपस में ही लड़ रहे होते हैं इंपीरियलिस्ट टेंडेंसी के चलते कि ज्यादा टेरिटरी चाहिए। और जब उनकी लड़ाई बड़े देशों में उतर कर आ जाती है, जैसे कि फ्रांस, इटली और ब्रिटेन, तब होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हमारी वीडियो यहाँ पर ही खत्म होती है। आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। टिल देन, पीस आउट।